चलिए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम किससे दिखाते हैं? तो इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ये देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है। तो ये मान लेते हैं कि कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है और ये इसका केंद्र है और ये इसका ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव को हम P से दिखाते हैं और केंद्र को हम C से दिखाते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में होता है एक बिंदु जिसको हम F बोलते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको R से दिखाते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से ही कंसीडर किया जाएगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको? तो इसमें देखते हैं कि ये कैसे, क्या इनके बीच रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये इस तरीके से। ये मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो मैं अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए रिलेशन निकाल रहा हूँ। अगर उत्तल दर्पण का रिलेशन आपको देखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ध्रुव और ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण ऐसे आएगी। ठीक है, अब इसका होगा परावर्तन। परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से जा रही है? फोकस से। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है कि जब कोई वस्तु किसी चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, वह उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कितने एंगल पे आई है और कितने एंगल पे जा रही है। तो इसके लिए हम अभिलंब खींचेंगे। तो ये अभिलंब और आपतित किरण, ये आ रही है किरण तो आपतित, ये जा रही है तो परावर्तित। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब अगर कोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा I और ये ये क्या है? परावर्तित किरण और ये अभिलंब अगर कोण बना रहे हैं तो इसको हम R से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपतन कोण है और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो हमें ये चेक करने के लिए कि आपतन कोण कितना है, परावर्तन कोण कितना है, इसके लिए हम लंब खींचे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लंब खींचेंगे। ठीक है, तो लंब खींचेंगे तो ये देखेंगे कि कितने कोण पर आ रही है और कितने कोण पर जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमें लंब खींचने के बाद पता चलेगा कि आपतन कोण कितना है, परावर्तन कोण कितना है। तो अगर मुझे किसी कर्व पे लंब खींचना है, तो इसके लिए खींचा कैसे जाएगा? तो खींचा जाएगा मतलब ये है कि जैसे समझते हैं इसको, ये मान लेते हैं कि कोई वृत्त है। ठीक है, और इसके केंद्र और ये परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसमें अगर देखा जाए कि प्रमेय देखा जाए, ठीक है, तो त्रिज्या
परिधि पर लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। ये क्लास आपको 10th में बता दिया गया होगा, ठीक है। क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि जो त्रिज्या होती है परिधि पर लंब होती है। तो परिधि आप देख सकते हैं, परिधि का मतलब कि कोई भी कर्व लाइन, कोई भी कर्व लाइन ये कहीं ना कहीं एक सेंटर, एक सर्कल का निर्माण करेगा। अगर कोई भी कर्व लाइन है तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक सर्कल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो उस सर्कल का एक केंद्र होगा, ठीक है। और उस कर्व को हम परिधि मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व है। तो यहाँ से अगर मुझे लंब खींचना है तो मैं इसके लिए त्रिज्या बनाऊंगा, ठीक है। तो ये केंद्र हो जाएगा और ये परिधि को मिला देंगे, तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या, ठीक है। अब हमने लंब खींच दिया, तो लंब को हम दिखा देते हैं डॉटेड डॉट डॉट करके, लंब को हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो लंब और आपतित किरण अगर कोण बना रही है तो ये आई हो जाएगा, और लंब और परावर्तित किरण कोण बना रही है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब। तो इस कोण का नाम कितना है? आई है। तो ये रेखा अगर इस तरीके से देखी जाए, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, तो एक ऐसे जेड, ठीक है, इस तरीके का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ वाला एंगल है, यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर होता है। अगर इस एंगल का नाम आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैं नाम दे दे रहा हूँ इसका ए, और ये हो जाएगा बी, इसका नाम सी है, और ये एफ है, और ठीक है, आगे देखा जाए। तो यहाँ पर एंगल ए, बी और सी तथा एंगल सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, ठीक है। सी बी एफ कहने का मतलब यह है कि इस एंगल के और इस एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस एंगल का मान कितना है? आई, और ये इसका मान कितना? आर। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहाँ से आया है? कैसे बराबर होंगे? तो ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देख सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, कहाँ, कैसे? एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे है, ये ऐसे, इसका नाम क्या है? ए, बी, और ये हो जाएगा सी, और ये एफ कह सकते हैं या फिर इसको पी कह सकते हैं। तो मैं एफ कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कितना? आई है। तो ये वाला एंगल भी आई होगा। किस नियम से? तो ये है एकांतर कोण के नियम से। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एंगल ए, बी, सी और बराबर एंगल बी, सी, एफ, ठीक है, ए, बी, सी और बी, सी, एफ, ठीक है। देख सकते हैं ए, बी, सी इस वाले एंगल की बात हो रही है, उसके बाद से बी, सी, एफ इस वाले एंगल की बात हो रही है। दोनों आपस में बराबर होंगे। किस नियम से? तो ये नियम होगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण से बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप देखिए कि LHS में क्या है? ABC, इधर भी LHS में ABC है। तो जब LHS आपस में बराबर है तो RHS ऑब्वियसली आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से होगा क्या? तो कोण CBF इज इक्वल टू कोण BF और BCF,
BCF, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कोड है, BCF और ये क्या है, CBF और BCF, यानी कि यहाँ पर ये B की बात कर रहा है और यहाँ पे ये C की बात कर रहा है। तो CBF, C, B और F इस वाले एंगल की, और बोला है कि BCF, तो ये हो जाएगा BCF, ठीक है। तो ये कोड कितना होगा, I होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि आपको, तो ये एंगल, ये और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो जब एंगल ये और ये आपस में बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा ये है, ठीक है। आई के सामने की भुजा कौन है, BF है, और आर के सामने की भुजा कौन है, CF है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि इसके सामने की भुजा, B के सामने की भुजा, B के सामने की भुजा CF, तो ये हो जाएगा CF, और C के सामने की भुजा C है तो C के सामने की भुजा BF बराबर BF, ठीक है। ये कैसे बराबर हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती, ठीक है। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको, एक बार और समझते हैं इसमें। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे किस तरीके से, तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे किस नियम से, एकांतर नियम से। तो जब यहाँ देखा जाए, तुलना किया जाए समीकरण 1 और समीकरण 2 की, तो ये चीज़ मिल रहा है हमें, ठीक है। B और C यहाँ से आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब अगली स्थिति क्या है, अगली स्थिति मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब क्या होगा। दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि ये जो दर्पण की लंबाई ये छोटी हो जाएगी, ये दर्पण की लंबाई है छोटी हो जाएगी। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो लंबाई है छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब छोटा होगा दर्पण का द्वारक तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये क्या है, इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, B है, ये है आपका F और ये है P, ठीक है। यहाँ आप मिलाइए, तो जैसे ही हम दर्पण का द्वारक, ये द्वारक है, छोटा करेंगे, दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस तरीके से इस पे आ जाएगी, तो इस तरीके से इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा हो गया है। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने से मतलब यह है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, लगभग में आपस में बराबर होंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में लगभग में बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो BF, ठीक है, और FP आपस में बराबर होगा। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने से BF इज इक्वल टू FP, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 को मिलाएंगे तो इधर BF है और इधर BF है, तो इधर का BF किसके बराबर है, CF के बराबर है, और इधर का BF किसके बराबर है, FP के बराबर है, ठीक है। तो CF और FP आपस में बराबर होंगे। तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, इधर इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से होगा क्या, तो ये जब आपस में बराबर हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, तो CF इक्वल टू PF,
तो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। सी एफ है क्या, सी एफ, सी एफ ये है, ठीक है, सी एफ आप देख सकते हैं कि ये है, और पी एफ क्या है, पी एफ ये है, ये पी एफ है, ठीक है, सी एफ और ये पी एफ। तो अगर मुझे सी एफ की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सी एफ की वैल्यू चाहिए, तो सी एफ किसके बराबर है, तो सी एफ बराबर है, तो अगर मुझे सी एफ की वैल्यू चाहिए तो सी एफ देख सकते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होगा क्या, कि अगर मुझे पूरी लंबाई पता है, ये इसको दो भागों में तोड़ रहा हूँ, ये क्या है, सी है, ये एफ है और ये पी है, तो ये वाली लंबाई मुझे पता करना है, ये वाली लंबाई कितनी है, ठीक है, ये वाली लंबाई कितनी है। तो मुझे पूरी लंबाई तो पता है ना, पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई की वैल्यू है आर, पूरी लंबाई की वैल्यू कितनी है, आर। देख सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये इतने दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, ये एफ, ठीक है, ये एफ। तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूरे में से जो चीज़ पता है उसको घटा देंगे, इसकी वैल्यू पता करने के लिए पूरे में से जो चीज़ पता है उसको घटा देंगे। तो घटाते हैं, तो होगा क्या, सी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, सी एफ इजकल टू हो जाएगा सी पी माइनस एफ पी, सी पी माइनस एफ पी, ठीक है, सी पी माइनस एफ पी हो जाएगा। लिख देते हैं इसको। तो सी, इसके जगह पे मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आई, सी एफ की वैल्यू आई सी पी माइनस एफ पी लिखें चाहे पी एफ लिखें, दोनों एक ही बात है, पी एफ लिखें चाहे एफ पी लिखें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो सी एफ इज इक्वल टू सॉरी क्या है, सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी पी माइनस पी एफ, सी पी माइनस पी एफ इज इक्वल टू, इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, सी पी माइनस पी एफ, और इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू मैंने लगा दी, और पी एफ यहाँ पे लिख देते हैं पी एफ, ठीक है। ये ट्रांसफर होकर उधर जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू ये पी एफ और प्लस पी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सी पी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टू पी एफ, ठीक है, टू पी एफ। सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से, तो ये आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पी एफ को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 2f, ये आर की वैल्यू कितने आ गई, 2f। यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालना है तो f की वैल्यू हो जाएगी r/2। तो ये है रिलेशन f और r में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बड़ी है, फोकस दूरी छोटी है, तो छोटी होने का मतलब ये है कि वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगा, और फोकस दूरी का दोगुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर है
ये क्या है, तो ये है फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी के बारे में देखिए है 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या आर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, आर इजकल टू 2f, ठीक है, आर इजकल टू 2f। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो आर इजकल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो आर इजकल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबसे आसान सवाल था। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे तो सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन दे सकता है, उसमें वक्रता त्रिज्या देगा और फोकस दूरी को पूछेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को उल्टा करूं, ठीक है, कहेगा कि अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है, कहेगा कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, ठीक है। तो एफ इजकल टू क्या होता है r/2, एफ इजकल टू क्या हो जाए r/2, एफ इजकल टू आर की वैल्यू कितनी है 20 और 2, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आंसर, कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब चलिए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है यू वी एफ में संबंध, ठीक है, यू वी एफ में संबंध। अगला टॉपिक है यू वी तथा एफ में संबंध, ठीक है, यू वी तथा एफ में संबंध। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है, ठीक है। यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिखा दे, ये कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी। ये कौन सा दर्पण है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा और ये वक्रता त्रिज्या, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि सपोज दैट मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ जिसमें मैं किरण आरेख बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि ये किरण आरेख मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे। तो जब किरण आरेख बनाएंगे इसका, तो इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, यहाँ से प्रकाश किरण दर्पण पे जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद वापस चला आएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश निकला ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर निकला है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो इसका परावर्तन होगा और ये कैसे जाएगा, फोकस से। उसके बाद से दूसरा वाला कैसे जाएगा, वक्रता केंद्र से भेजेंगे। मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, ठीक है, वक्रता केंद्र से। तो जहाँ पर किरण ये वक्रता केंद्र से जब आया है तो उसी रास्ते वापस चला जाएगा, और जब फोकस क्या है, जब समांतर आया है तो फोकस से जाएगा, और जहाँ पे किरण एक दूसरे को काटती हैं परावर्तन के पश्चात, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब, ठीक है, ये क्या बना है, ये प्रतिबिंब है। ये आपकी क्या है, वस्तु है, वस्तु, और ये क्या है, ये है प्रतिबिंब। ये चीज़ समझ में आया। तो अगर मैं वस्तु को दिखा दूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मैंने क्या बताया, कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से ये वस्तु रखी गई है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी है कि नहीं, ध्रुव से कुछ ना कुछ दूरी है वस्तु की। उसके बाद से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, उसके बाद से ध्रुव से फोकस दूरी कितनी है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, ये देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये एपी क्या है, एपी है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। एपी क्या है, ये है ध्रुव से वस्तु की
दूरी, ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। उसके बाद से पीसी, पीसी क्या है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। उसके बाद से अब क्या है, पी ए डैश, तो ये क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। उसके बाद से पी एफ क्या है, तो ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ठीक है। तो सबको किससे दिखाया जाता है, तो ये ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाएंगे, ठीक है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम r से दिखाएंगे, और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम v से दिखाएंगे। किससे, v से, ठीक है। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम स्मॉल f से दिखाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाएंगे, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम r से दिखाएंगे, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, फोकस दूरी। तो हमें इसमें क्या क्या देखना है, तो ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये है फोकस दूरी। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये है वस्तु की दूरी, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और फोकस दूरी के बारे में मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया है, ये है फोकस दूरी, ठीक है। तो u क्या है, वस्तु की दूरी कहाँ से कंसीडर की जाएगी, तो दर्पण के ध्रुव से कंसीडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद से v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी कहाँ से लिया जाएगा, दर्पण के ध्रुव से। अब f क्या है, फोकस दूरी, इसको भी कहाँ से लिया जाएगा, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब रिलेशन देखना है कैसे, तो मैं इसी चित्र को एक बार और साफ तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है अवतल दर्पण, ये मुख्य लाइन हो जाएगी, ये दर्पण का ध्रुव है, ये है फोकस दूरी, और ये है वक्रता केंद्र। वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे और इसका किरण आरेख बनाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो ये है आपका ए बी, और ये है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो मैं सभी दूरियों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, तो ये है v से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल f से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को ये हम किससे दिखाएंगे, u से, ठीक है। ये u है, u से हमने दिखा दिया, ठीक है। सभी दूरी को लगभग में मैंने दिखा दिया। और ये है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, तो इसको हम r से दिखाएंगे, ठीक है। सभी दूरियों को मैंने दिखा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए इसमें आगे सॉल्व करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी होंगी, मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें समरूप त्रिभुज का नियम लगेगा, समरूप त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समरूप त्रिभुज का मतलब यह होता है कि त्रिभुज का जो फेस होगा, सम मतलब समान होता है, और ये है रूप, ठीक है। रूप मतलब आप फेस समझ सकते हैं, फेस चेहरा, ठीक है।
सब मतलब समान, समान। तो अगर चेहरा समान है किसी त्रिभुज का, दो त्रिभुजों को लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो दोनों त्रिभुजों में चेहरा समान है तो उन दोनों को कह सकते हैं ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अगर दिखाऊं और यहाँ पर मैं इसको दिखाऊं तो ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। अगर इसको मैं दिखाऊं और इसको दिखाऊं तो ये दोनों क्या है, समरूप है। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, बस फेस सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि एक ताजमहल की फ़ोटो, हम ये ताजमहल की एक फ़ोटो ले लेते हैं बड़ी सी, और एक ताजमहल की फ़ोटो हम छोटी सी ले लेते हैं, ये भी क्या है, ताजमहल मान लेते हैं, ठीक है, ताजमहल। तो ये दोनों फ़ोटो क्या होगा, समरूप होगा, होगा कि नहीं होगा। तो समरूप समझ में आया, फेस सेम समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम पकड़ेंगे कैसे, हम पता कैसे करेंगे कि ये दोनों समरूप हैं, ठीक है। ये और ये कैसे समरूप है, ये कैसे समरूप है, ये कैसे समरूप है, ठीक है। तो पता करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ। दो तरीका है पता करने के लिए। पहला तरीका है ए और दूसरा तरीका है SAS, ठीक है। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल 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 एंगल, और इसका मतलब होता है साइड एंगल, साइड एंगल, और ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अगर आप दो भुजाओं को ढूंढ लीजिए और एक कोण को ढूंढ लीजिए, ठीक है। दो भुजा और एक कोण को ढूंढ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और ये भी कोई त्रिभुज है, तो इसमें अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो जा रही हैं, ठीक है, और एक कोई कोण आपस में बराबर हो रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, समरूप है, ठीक है। या फिर हम इन दोनों त्रिभुजों में किसी दो एंगल को आपस में बराबर दिखा दें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नियम हैं। ये वाला ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए हम इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर मुझे दो त्रिभुजों में दो एंगल, ठीक है, इस एंगल के बराबर ये एंगल है और इस एंगल के बराबर ये एंगल है, अगर हम इस तरीके से सिद्ध कर देंगे तो ये त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको समरूप प्रूफ कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको समरूप प्रूफ कर देंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे समरूपता का नियम, ठीक है, समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है कब, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तो ठीक है। तो अगर कोई त्रिभुज है समरूप हो जा रहा है, उसके बाद से हम समरूपता का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसमें हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, तो मैं ये जितना एक्स्ट्रा चीज़ है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा चित्र क्लियर दिखे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने हटा दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ला दिया जाएगा, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ला दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें तो यहाँ पर हम समरूपता का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे प्रूफ हो सकते हैं, तो ये त्रिभुज ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज ऐसे, ये ऐसे। तो अगर इसके एंगल की बात की जाए तो ये किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री, एक हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा।
हमने दो कोण दिखा दिया, इसमें दो कोण दिखा दिया, इसमें दो कोण, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जैसे हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक के लिए करके दिखा दे रहा हूँ, अब बाकी सब ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, क्या है, इसका नाम क्या है, ए बी और ये सी, और इसका नाम ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल ए आपस में बराबर है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डैश बी, ये कैसे बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के। अब इन दोनों, अगर सी की मैं बात करूं तो सी कैसे होगा, तो ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बी है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, एंगल ए डैश सी और बी डैश, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये कैसे, तो ये हो जाएगा शीर्षा विमुख विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण से, ठीक है, इन दोनों को शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं या फिर सम्मुख कोण बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो कोण प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल सॉरी क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, कैसे, तो ये कैसे सिद्ध हो गए, तो ये कौन से नियम से लगा है, ए से, ठीक है, एंगल एंगल से हुआ है। अब ये जैसे समरूप हो गए तो हम यहाँ पर समरूपता का नियम लगा देंगे, तो नियम लगाते हैं, नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब इसका मतलब समझते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब, संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है, यहाँ पर ए बी और ये है ए डैश बी डैश और ये सी, तो संगत भुजा का मतलब ये है कि यहाँ पर देखते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर एक और त्रिभुज ले लेते हैं छोटा सा, ठीक, तो इस भुजा के संगत इस भुजा को बोला जाएगा, इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी और इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार और दिखा दे रहा हूँ मैं, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इस भुजा के संगत ये भुजा कहलाएगी, इस भुजा के संगत ये भुजा कहलाएगी और इस भुजा के संगत ये भुजा कहलाएगी, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, तो इस भुजा के संगत ये भुजा होगी, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा होगी और इस भुजा के संगत ये वाली भुजा होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, हम इसका और इसका अनुपात लेंगे, ठीक है, इसका इसका अनुपात लेंगे, उसके बाद से इसका और इसका अनुपात लेंगे, तो होगा क्या, ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी, उसके बाद से ये बची ये भुजा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा बी सी बटे बी डैश और ये सी, ये बी डैश है, ठीक है, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से हम किसी 2 ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें किसको किसको लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस भुजा के समान इस भुजा के संगत ये भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है, उसके बाद से ए सी बटे ए डैश सी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम वापस एक और त्रिभुज में चलते हैं जिसको हम इसमें त्रिभुज दिखाएंगे, इसके लिए कर्व पे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो मैं यहाँ से एक अभिलंब खींच ले रहा हूँ, ये हो जाएगा अभिलंब, जिसको मैं एन एम कह के दिखा दे रहा हूँ, त्रिभुज है एन एम, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है,
तो इसमें भी वही शर्त लागू होगा, लेकिन इसको उतना नहीं लिखा जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसी प्रकार लिख दे रहा हूँ, इसी प्रकार त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एन एम और एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ देख सकते हैं कि ये है, इस तरीके से बन रहा है। तो ये क्या है, एन है, ये एम है, और ये एफ है, और ये बी डैश है, ये ए डैश है। इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम संगत भुजाओं का अनुपात लगाते हैं। तो इस भुजा के संगत ये भुजा है, तो इसको लिख देते हैं एन एम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एफ इज इक्वल टू ए डैश एफ। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे होगा क्या। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी एन एम, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी, ये एन और एम। एक आयत का निर्माण कर रहे हैं। तो आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होने का मतलब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू एन एम। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एन एम। तो ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन एम, और एन एम के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन एम है, तो मैं यहाँ पे ए बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान 2 में, ठीक है, समीकरण 3 का मान 2 में तो मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एफ बटे ए डैश एफ। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखते हैं कि समीकरण 4 और 1 की तुलना करने पर होगा क्या, इधर LHS में और इधर LHS दोनों सेम है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इधर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से होगा क्या, तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एम एफ बटे ए डैश एफ। ये इसको समीकरण नंबर हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू ढूंढेंगे। ए सी की वैल्यू क्या है, तो ए सी आप देख सकते हैं ये है। उसके बाद से ए डैश सी क्या है, ये है। ए डैश सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए डैश सी है। उसके बाद से एम एफ ये हो जाएगा एम एफ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ इतनी दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी दूरी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा होने का मतलब क्या होता है, द्वारक छोटा होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, द्वारक छोटा होने का मतलब यह है कि ये जो दर्पण की लंबाई है छोटी हो जाएगी, दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो दर्पण छोटा होने का मतलब, द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि ये दर्पण की जो लंबाई है छोटी हो जाएगी। तो होगा किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, ये ऐसे, ये कैसे है, ऐसे। ये है आपका F, और ये है M, और ये है P, और ये है N। ठीक है, यहाँ पे आप मैच कराइए। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तो दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब दर्पण की लंबाई छोटी कर देंगे इस तरीके से। तो ये वाली लाइन जो FN है वो यहाँ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपको दिखा, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ।
ये ऐसे आएगी, इसको मैं दूसरे चीज़ से दिखा दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग में बराबर हो जाएंगी। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ समझ में आया। इसको हम एक बार और देखते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसका क्या मतलब होता है? दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर आप मैच कराइए, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ इसे। तो ये है और ये ऐसे, इसका नाम है F और ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा P। यहाँ पर हमने खींचा है लंब, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं M। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये वाली लाइन इस पे होगी। दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब ये होता है कि ये लंबाई छोटी हो जाएगी, ये लंबाई कम हो जाएगी। तो ये लंबाई कम होगी तो ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी, ये वाली लाइन इधर नीचे चली जाएगी। तो नीचे वाली लाइन और ये जो नीचे गई है लाइन, ये दोनों आपस में बराबर दिख रही है, लगभग में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ एम, ठीक है, एफ एम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ पी हो सकता है, ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू एफ पी हो सकता है, क्योंकि ये वाला बिंदु और ये वाली लाइन तीनों एक ही बिंदु पे आ जाएंगे, ठीक है। ये बिंदु और ये वाली लाइन तीनों एक ही पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो एम एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम एफ को मैं लिख सकता हूँ पी एफ, ठीक है। एम एफ को क्या लिखा जा सकता है? पी एफ। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी और इज इक्वल टू एम एफ को क्या लिखा जा सकता है? एफ पी और बटे ए डैश एफ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम 6 मान लेते हैं। ज़्यादा समीकरण हो रहा है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो प्रोसेस उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? अब इसमें हम सबकी वैल्यू ढूंढते हैं और उसका मान रख देते हैं। तो होगा क्या? AC ढूंढते हैं। AC है क्या? AC और तो AC आपका कहाँ पे है? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C और P हर केस में रहेगा, क्योंकि हमें यहीं से दूरी कंसीडर करना है, ठीक है। तो P हर केस में रहेगा। ये वाली दूरी चाहिए, तो हमें पूरी दूरी में से जो बची वाली दूरी है ये घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। पूरी दूरी में से ये जो दूरी पता है उसको निकाल। ये दूरी कितनी है? C और P के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? C और P के बीच की दूरी को हम R बोलते हैं और P और A के बीच की दूरी को हम U बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम U से दिखाते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम R से दिखाते हैं। तो AC की वैल्यू निकालना है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा U माइनस R। AC इज इक्वल टू U माइनस R, ठीक है। अब A डैश C की वैल्यू निकालते हैं। तो A डैश कहाँ पे है ये देखा जाए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है A डैश, ठीक है। तो A डैश C की वैल्यू निकालना है। A डैश C ये वाली वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो पता है, ये दूरी कितनी है, इसको हम R बोलते हैं। और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम V से दिखाते हैं, ठीक है। V से दिखाते हैं। तो A डैश C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो R माइनस V कितनी हो जाएगी? R माइनस V। देख सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R से दिखाते हैं। ध्रुव और प्रतिबिंब, ये A डैश क्या है? A डैश प्रतिबिंब है, ठीक है। A डैश क्या है? प्रतिबिंब है। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से दिखाते हैं, V से। तो पूरी दूरी में से जो दूरी पता है उसको निकाल देंगे तो बची वाली दूरी पता हो जाएगी, ठीक है।
तो ए डैश सी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस बी। ठीक है, अब हम अगली दूरी निकालते हैं। अगला क्या है, अगला है पी एफ। ठीक है, तो पी एफ को आप देख सकते हैं नॉर्मली, पी एफ क्या है, पी एफ है फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद से अब लास्ट कौन बचा, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ कहाँ पे है, तो ये पी हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है ए डैश एफ। ए डैश एफ कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, जिसको हम क्या बोले हैं, भी। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम एफ से। ठीक है, तो अगर ए डैश यहाँ पे दिखा दे रहा, ए डैश एफ अगर निकालना है तो होगा क्या, भी माइनस एफ, भी माइनस एफ। ठीक है, हमने सभी दूरियां पता कर लिए और सबका मान रख देते हैं। ठीक है, तो मान रख देते हैं, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है यू माइनस आर, यू माइनस आर। ठीक है, बटा ए डैश सी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस बी, ये हो जाएगा आर माइनस भी। ठीक है, उसके बाद से पी एफ की वैल्यू कितनी है, ये है एफ, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए डैश एफ की भी माइनस एफ, तो ये हो जाएगा भी माइनस एफ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब यहाँ से आर बराबर क्या होता है, 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f। हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था आर बराबर क्या है, 2f। तो आर की वैल्यू हम रख देते हैं 2f, तो ये हो जाएगा u माइनस 2f डिवाइडेड बाई 2f माइनस v इज इक्वल टू ये f डिवाइडेड बाई v माइनस f। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसका मल्टीपल इधर और इसका मल्टीपल इधर, तो ये हो जाएगा u माइनस 2f और ये हो जाएगा v माइनस f इज इक्वल टू इसका मल्टीपल इसके साथ, तो f का मल्टीपल 2f माइनस v। ठीक है, इस तरीके से अब गुणा कर देते हैं, तो होगा कितना, तो u का गुणा v के साथ हो जाएगा तो u भी। ठीक है, u का गुणा v के साथ हो जाएगा तो u भी, उसके बाद से u का गुणा f के साथ तो u f हो जाएगा, उसके बाद से इसका गुणा हम इसके साथ, तो माइनस 2f v और इसका इसके साथ तो ये प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और माइनस, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी। ठीक है, जो कट रहा है कटा देंगे, तो ये इक्वल के राइट साइड में है पॉजिटिव और ये भी इक्वल के राइट साइड में है पॉजिटिव, ये कट जाएगा। ठीक है, बचा कौन, तो ये बचा है आपका u भी माइनस यू एफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, माइनस 2f भी। ठीक है, और ये बचा है इक्वल के राइट साइड में क्या बचा है, माइनस का एफ भी। ठीक है, एफ भी। ठीक है, अब इसको भी हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ और ये माइनस 2f भी और प्लस एफ भी इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 0। अब ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके हो गया एफ भी हो जाएगा, तो यू भी माइनस यू एफ और ये माइनस का हो जाएगा कितना, एफ भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर तो जब भी भाग देंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा यू भी डिवाइडेड बाई यू भी एफ माइनस यू एफ है, यू भी ये यू ये भी और ये एफ माइनस ये एफ भी डिवाइडेड बाई यू भी एफ इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, जो कट रहा है कटा देंगे, तो कितना कट रहा है, तो यू भी से यू भी कट जाएगा,
एफ यू से एफ यू कट जाएगा और एफ भी से एफ भी कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा है, तो इधर बचा है 1/f बचा है, और इधर क्या बचा है 1/v बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 1/u बचा है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो आगे जगह नहीं है तो मैं इस चीज़ को वहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं कहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो होगा क्या, ये है 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये दोनों माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, भी हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस में 1/u। यही है रिलेशन, ठीक है, u भी f में, और इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसको क्या बोला जाएगा, दर्पण सूत्र, ठीक है। तो दर्पण सूत्र के लिए क्या रिलेशन है, u भी f का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये चीज़ समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे लिखा गया है आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।